हेलो बच्चों, दिस इज प्रतीक, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी रेजोनेंस कोटा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 24th यानी आज का पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का जेई मेन का। बहुत इजी पेपर था और आई होप कि जिन बच्चों ने दिया हो, जो ये सॉल्यूशन देख रहे हो, वो आपने सारे क्वेश्चन सही किए हो। हमने बच्चों से पूछ के कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं, ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स हमें मिल गए। थोड़ा बहुत एरर हो सकता है अगर बच्चे को याद करने में मुश्किल हो, बट आई थिंक 99% चांसेस हैं कि एरर ना हो। लैंग्वेज में आपको हो सकता है जब वो फाइनल पेपर देखो तो थोड़ा बहुत करेक्शन समझ में आए, बट मोर और लेस पेपर जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो पेपर ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि ऐसा ही आया था। पेपर इजी था जैसा मैंने आपको बताया। तो आने वाले स्लॉट में भी जिन बच्चों का एग्जाम है, जो पेपर में अपियर होने जा रहे हो, हम हर बार क्लास में बोलते हैं कि जेई मेन का पेपर जो है वो बहुत इजी पेपर है। ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपने सारी चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़ रखी हैं तो आप, मुझे लग रहा है, पेपर फोड़ दोगे। सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए, प्रोवाइडेड आपने सारी चीज़ें कवर की हैं। तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन करते हुए, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइम के अंदर आप कर लेते। आई थिंक फिजिक्स का ये ईजीएस्ट स्लॉट हो सकता है। अभी आने वाले पेपर्स हमें देखना है, बट ये जो स्लॉट था वो वन ऑफ द इजीएस्ट तो डेफिनेटली होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या पूछा है, ये एक वेव का क्वेश्चन है। y equals to 0.05 sin 2x minus 4t. We have to find the velocity of wave. अगर आप ये वेव की वेलोसिटी देखो तो हम नॉर्मली अगर इक्वेशन से कंपेयर करें, सो वी कैन फाइंड दिस इक्वेशन। आप 2 को बाहर ले लो तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं y इक्वल्स टू 0.05 साइन ऑफ 2 को अगर मैं बाहर ले लूं तो ये आ जाएगा x माइनस 2t। ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। अब अगर आप एक वेव, ट्रैवलिंग वेव से कंपेयर करोगे तो ये x प्लस माइनस वीटी से अगर मैं कंपेयर करूं तो जो t के साथ मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, दिस विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ वेव। उसका मैग्नीट्यूड दे रहा है, यानी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी। और जो ये वेव है ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि x और t का जो साइन है वो डिफरेंट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेलोसिटी जिसमें मुझे 2 दिख जाए वो ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड वाला। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल में चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। ये प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है और यहाँ मैं सर्किट कंप्लीट कर देता हूँ। इस प्रॉब्लम में आपसे पूछा है कि 20 और 5 ओम रेजिस्टेंस जो है इससे क्या करंट जाएगा। अब ये क्वेश्चन करंट का बहुत इजी प्रॉब्लम है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करूं तो 20 और 5 का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकालते। 1/r इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/5। हालांकि आप इजीली बता सकते हो कि ये 20 है, ये 20/4 है, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो 20/5 यानी 4 आएगा। आप वहां से सॉल्व करके भी देख सकते हैं। मैं 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इट विल बिकम 4/20, 4 प्लस 1 5/20। आर की वैल्यू इज गोइंग टू बी 20/5 और 4। तो ये जो 20 और 5 मुझे पैरेलल दिख रहा है, इसका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 4। तो टोटल आर कितना हो गया? 2 और 2 का 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9, और ये 3 ओम, गलती मत करना, ये छूटना नहीं चाहिए। 9 प्लस 3 इज 12। तो ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है और जो सेल का ईएमएफ गिवन है वो 24 गिवन है। तो जो करंट जाएगा यहाँ से मेन ब्रांच से या बैटरी से आप बोल सकते हो, सेल से बोल सकते हो, वो करंट की वैल्यू होगी 24 यानी ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट विच इज 12। तो ये 2 एम्पियर का करंट गया। 2 एम्पियर का करंट अगर जा रहा है तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत करना कि इसमें करंट कितना गया, इसमें करंट इतना गया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ये और ये ओवरऑल सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो मुझे ये पता है कि ये जो आई करंट है ये टोटल 2 एम्पियर का करंट है। अब 2 एम्पियर को मुझे 20 और 5 के उल्टे रेशियो में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस आएगा वो सेम होना चाहिए। तो आई इंटू आर मस्ट बी सेम। तो इसको करने का तरीका एक तो ये है कि आप ये जो 2 एम्पियर का करंट है इसका रेशियो देखो, ये
4:1 का रेशियो है, तो करंट उल्टा डिवाइड होगा। 4:1 के रेशियो का मतलब है कि 1/5 करंट यहां आ जाएगा, 4/5 करंट यहां आ जाएगा। तो 1/5 करंट ऑफ 2 इज गोइंग टू बी 2/5, और इसी का 4 अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 टाइम्स, तो यहां पे करंट आ जाएगा 8/5। आप जब इसको सॉल्व करोगे दिस इज गोइंग टू बी 0.4, और उसी का 4 टाइम्स से आएगा यानी 1.6। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें 0.4 और 1.6 आपको मिल जाए। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड वाला ऑप्शन। सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 1.6 एम्पियर छोटे रेजिस्टेंस से जाएगा यानी 5 से, और जो बड़ा रेजिस्टेंस है 20, उससे करंट विल बी 0.4। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था करंट का। आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा टाइम भी लगना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे, और जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए था। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है रोटेशन का। अब जेईई मेन में जो रोटेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते, इसलिए कुछ बच्चे जो सिर्फ रोटेशन से डरते हैं और हम उनको क्लास में बोलते हैं कि बहुत इजी प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको बेसिक प्रॉब्लम्स बनने चाहिए जेईई मेन के लिए, वैसे ही सवाल है। तो ये देख के आपको कॉन्फिडेंस अब आ जाना चाहिए बाकी स्लॉट्स के जो बच्चे हैं कि आपको किस तरह से प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं जेईई मेन में। हर बार इजी आता है, इस बार भी इजी आया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का। ये आपको सॉलिड स्फीयर दिख रहा है, ये मेन एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है, और मुझे पी के अबाउट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, और फिर कंपेयर करके रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू बतानी है। तो PQ वाले एक्सिस के अबाउट बताना था, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना। 2/5 mr² इस मेन एक्सिस के अबाउट होता है। तो जल्दी में कि यार पता नहीं बड़ा आसान सा पूछा है, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिख लूं 2/5 mr², और फटाफट 2/5 r² को कंपेयर करके आंसर मत मार्क करना, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो दो थ्योरम है, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, और इसके अबाउट I इक्वल्स टू ICM प्लस MD²। D की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। मास जो है वो हम वहां से रख देंगे, और कंपेयर करके मास हटा भी सकते हो, m की वैल्यू के टर्म्स में रख दो। तो 2/5 mr² यहाँ पे है, और r की वैल्यू देखो, r की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, d की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कंपेयर करूं और रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने की कोशिश करूं तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? I की वैल्यू मैं यहीं पर रख देता हूं, 2/5 mr² प्लस MD² and I'll compare it with MK²। तो जो K² की वैल्यू होगी वो हो गई बच्चों 2/5 r²। r की वैल्यू गिवन है, मैं अगर सेंटीमीटर के टर्म्स में निकाल रहा हूं तो 5 का स्क्वायर कर देता हूं, 2/5 r² प्लस D² D² का मतलब 10²। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में K² की वैल्यू आ जाएगी। आप सिंप्लीफाई करोगे, एक 5 कट जाएगा, 5 × 2 10, 10 + 100 इज 110। तो जो K की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √110 सेंटीमीटर। है कोई ऑप्शन? किसी ऑप्शन में ये दिख रहा है आपको? सेकंड ऑप्शन दिख रहा है मुझे √110, विच इज B, और सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था रोटेशन का। आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा मैच द कॉलम पूछा उन्होंने, और आई थिंक हम जब क्लास में 11th में बच्चों को बोलते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो जैसे फिजिकल क्वांटिटी आती जाए उस टाइम लिख लो, समझ लो कैसे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो क्या क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम तो बहुत आसान है, वर्क फंक्शन इज एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन पता होगा तो ये भी कर लेंगे। V स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल का डायमेंशन, तो Q इंटू पोटेंशियल जो होता है वो भी एनर्जी होता है, Q इंटू V। तो कैसे निकालते? H जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट का मुझे निकालना है, तो H इंटू न्यू जो है वो एनर्जी है, H इंटू न्यू इज एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T-2। तो H इंटू न्यू का ये डायमेंशन हो गया, न्यू फ्रीक्वेंसी यानी 1/टाइम। तो अगर टाइम यहां से घूम के इधर चला जाएगा तो T⁻² की जगह T⁻1 आ जाएगा, और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मुझे मिल जाएगा। तो H का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो
L स्क्वायर T माइनस 1 हो गया, जो मुझे ए ऑप्शन दिख रहा है। तो फर्स्ट का प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला सामने ही लिखा है, फर्स्ट का ए हो गया। सेकंड देखो आप क्या है, सेकंड है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को अगर एनर्जी से कंपेयर करोगे तो √2m के वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, या p स्क्वायर बाई 2m को हम जो है वो एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम सिंपल मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन एक, वेलोसिटी LT माइनस 1। तो लीनियर मोमेंटम का ये मुझे सामने ही दिख रहा है, सेकेंड का b, m इंटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन आ गया। तो जो सेकेंड है उसका जो होना चाहिए वो b होना चाहिए। थर्ड है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी एनर्जी अपॉन चार्ज। तो एनर्जी अपॉन चार्ज करोगे, ये एनर्जी का डायमेंशन है, चार्ज यानी a इंटू टी। टी एक नीचे है तो ये टी की पावर -3 हो जाएगा और a की पावर -1 भी आ जाएगा। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो देखो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सामने लिखा है। फिर आया वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज वर्क, एनर्जी, तो उसका डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन होना चाहिए, ये वाला जो है वो सामने दिखा है। हो सकता है पेपर में ये आपको आगे पीछे दिए हो, ये ऊपर दिया हो, ये नीचे दिया हो, तो इससे घबराना मत कि सामने सामने आ रहा है। हो सकता है एग्जाम में अगर आपको दिखा हो तो हो सकता है थोड़ा रीअरेंज कर दें, बट इनके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने थे। आई थिंक ये बहुत ईजी है, आपसे ये बनना चाहिए था, ये क्वेश्चन भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल इन्होंने पूछा है बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर के बीच में रेशियो क्या होगा। रेशियो बिटवीन द बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर, एंड क्वालिटी फैक्टर। तो बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर लिखने के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है, क्वालिटी फैक्टर Q कैन बी रिटन एज XL अपॉन R। रेजोनेंस में XL अपॉन R को आप क्वालिटी फैक्टर लिख सकते हो, और इसको आप XC अपॉन R भी लिख सकते हो रेजोनेंस में। मैंने अभी X इंटू L लिखा है। XL जो है, XL नॉट X इंटू L, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये ओमेगा इंटू L के बराबर होता है। तो मैं इसको ओमेगा इंटू L, और ये ओमेगा रेजोनेंस में है, अपॉन R, इस तरह से हम कर लेते हैं। दिस इज क्वालिटी फैक्टर। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करूं तो L को आप नीचे लेके आ जाओ, ये आ जाएगा बच्चों ओमेगा अपॉन R बाई L, ओमेगा अपॉन R बाई L। और अगर आप इसको बैंडविड्थ के टर्म्स में लिखोगे तो ओमेगा अपॉन बैंडविड्थ लिखा हुआ है। तो अगर मैं बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर का रेशियो चाहता हूं तो मुझे बैंडविड्थ दिख रहा है, बैंडविड्थ की वैल्यू है R बाई L, और क्वालिटी फैक्टर इतना दिख रहा है XL अपॉन R। तो इन दोनों का अगर आप रेशियो लोगे बैंडविड्थ अपॉन क्वालिटी फैक्टर, तो बैंडविड्थ मुझे दिख रहा है R बाई L और क्वालिटी फैक्टर दिख रहा है ओमेगा इंटू L बाई R। तो ये आ गया ओमेगा इंटू L अपॉन R, वो मैंने डिवाइड कर दिया। अब ओमेगा की वैल्यू कैसे लिखें, तो ओमेगा जो है रेजोनेंस में ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट LC। तो ओमेगा की वैल्यू मैं 1 बाई रूट LC यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, और सॉल्व करोगे द रेशियो यू विल गेट इज 1 बाई 8। करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी 4। ओमेगा की वैल्यू वहां पे सब्सटीट्यूट करना। क्वालिटी फैक्टर आपके सामने बोर्ड पे लिखा है XL बाई R या XC बाई R भी लिख सकते हैं, और ओमेगा बाई 2 डेल्टा ओमेगा जिसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं वो क्वालिटी फैक्टर है। और हमें रेशियो निकालना था बैंडविड्थ का और क्वालिटी फैक्टर का, यानी R बाई L अपॉन ओमेगा L बाई R। तो R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा जो है वो 1 बाई रूट LC होता है रेजोनेंस के केस में, वो वैल्यू हम वहां पे सब्सटीट्यूट कर देते। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 1 बाई 8 एज द करेक्ट आंसर। तो ये जो प्रॉब्लम था ये भी सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपसे ये प्रॉब्लम बनना चाहिए था। जिन लोगों ने भी AC पढ़ा है उनसे ये क्वेश्चन जरूर बन गया होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल बहुत ही ईजी प्रॉब्लम। ये हम क्लास में आई थिंक हर एक टीचर अपने क्लास में ये क्वेश्चन कराता है। मैक्सिमम हाइट 136 मीटर तक अगर आप फेंक सकते हो तो मैक्सिमम कितना ग्राउंड पे दूर फेंक सकते हो, ये क्वेश्चन था। अब अगर आपको मैं v स्पीड से फेंक सकता हूं पूरी ताकत से, तो जो मैक्सिमम हाइट आएगा h वो होता है v स्क्वायर बाई 2g। इससे ज्यादा ऊपर नहीं फेंक पाओगे अगर v स्पीड से फेंक रहे हो।
तो दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम हाइट। अगर v स्पीड से आप मैक्सिमम दूर फेंकना चाहते हो तो एक एंगल होता है, बड़ा खास एंगल, जिसपे फेंकने पे हम सबसे ज्यादा दूर फेंक सकते हैं 45 डिग्री, और इस टाइम पे जब आप फेंकोगे यू विल गेट मैक्सिमम रेंज। तो जो ये r की वैल्यू आएगी ये आएगी v स्क्वायर बाई जी। 45 डिग्री पे जब आप फेंकोगे तो साइन 2 थीटा की वैल्यू विल बिकम 1। इन दिस केस r max इज गोइंग टू बी v स्क्वायर बाई जी। अब हालांकि आप ऐसा कर सकते हो कि पहले 136 यहाँ पे रख के v स्क्वायर बाई जी निकालो, v निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, फिर वहां पे रखना। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि रेंज जो है वो v स्क्वायर बाई 2g का डबल है। तो v स्क्वायर बाई 2g की जो भी वैल्यू हो उसमें 2 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट मैक्सिमम रेंज। v स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू 136 है, h की वैल्यू 136 गिवन है, इसका डबल कर दो बस। 136 का डबल देखो क्या आ जाएगा, 272। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दो चार्जेस गिवन है Q1 और Q2 और ये d डिस्टेंस पे हैं इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो पहले ये दो चार्ज Q1 और Q2 को हमने K पे रखा है। उसके बाद इफ दे आर प्लेस्ड इन एयर then find out the equivalent distance at which they'll experience the same force। तो फोर्स सेम हो दोनों ही कंडीशन में। एक बार आपने उनको डाइलेक्ट्रिक में रखा है और एक बार आपने एयर में रखा है। जब आप डाइलेक्ट्रिक में रखते हो तो d डिस्टेंस पे जो फोर्स आ रहा है, एयर पे रखने पे वो किसी और डिस्टेंस पे मिलेगा। वो डिस्टेंस की वैल्यू मुझे करेक्ट चूज करनी है आउट ऑफ 4। कैसे बढ़े इस प्रॉब्लम में, कैसे करोगे इसको? तो दो चार्ज के बीच अगर मैं फोर्स लिख रहा हूं और Q1 और Q2 चार्ज उन्होंने दिया है वो हम ले लेते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका। तो जो फोर्स आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, यहाँ पे Q1 और Q2, और ये आ जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर d स्क्वायर। ये फोर्स आ गया। डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फोर्स जो Q1 और Q2 के बीच में आया वो इतना आ गया। ठीक, अब अगर आप इनको एयर में रख देते हो तो एयर पे रखने पे जो नेट फोर्स इनके बीच में आएगा वो सेम आना चाहिए। तो Q1 और Q2 तो ऊपर सेम आएगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन भी आएगा, और यहाँ बच्चों आ जाएगा सिर्फ d डैश का स्क्वायर। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी क्लोज टू 1, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। अब देखो Q1 Q2 कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो d डैश का स्क्वायर kd स्क्वायर दिख रहा है मुझे। तो d डैश की वैल्यू d रूट k दिख रही है। तो d रूट k किस ऑप्शन में? d डैश की वैल्यू d रूट k यानी थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड सही आप आंसर है, एकदम सही आंसर है। मैंने किया क्या, d डैश के स्क्वायर को मैं लिख देता हूं, d डैश के स्क्वायर को k इंटू डी स्क्वायर के बराबर कर दिया। स्क्वायर रूट ले लो तो d डैश की वैल्यू इज गोइंग टू बी रूट ऑफ k और d बाहर। बहुत आसान सा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कोई बहुत डीप बड़े खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। फिर बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और जेईई मेन का ये पेपर देख के बच्चों से बात करके ये बहुत क्लियरली लगता है कि जेईई मेन का जो पेपर है वो एक बहुत ही एवरेज बच्चा जिसने एक डिसेंट मेहनत की है, सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, इजी लेवल के लगाए हैं, आपका जेईई मेन का स्कोर कभी खराब नहीं हो सकता। आप अपनी वजह से ही मार्क्स लूज कर सकते हो, कैजुअल मिस्टेक्स कर दो, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ो, पैनिक कर जाओ, छोड़ के चले जाओ कि यार 2-4 टॉपिक छोड़ देते हैं, तभी आपके नंबर नहीं आएंगे। अदरवाइज ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जिसका लेवल मैं अभी तक मॉडरेट भी बोलूं। सारे क्वेश्चन ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, तो आपसे बनना चाहिए था। इस क्वेश्चन को कैसे करें, दो ब्लॉक्स गिवन है और स्मूथ जो सरफेस है वो फिक्स्ड है, इट इज नॉट मूविंग। गिवन द मास ऑफ पुली एंड द रोप इज नेग्लिजिबल, तो आपको स्ट्रिंग को लाइट लेना है, पुली लाइट है। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। जितना टेंशन बच्चों इधर आएगा उतना ही टेंशन इधर आएगा, और पुली में भी टेंशन लगेगा T और T। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बेसिक इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन की लगा सकते हो। जैसे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से मुझे ये पता है कि ये वाला ब्लॉक अगर नीचे आएगा a एक्सेलरेशन से, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन से।
देखो मैंने ये सोचने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, हालांकि हम फोर्स निकाल के क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट फिर भी आप जो भी डायरेक्शन ले लो, अगर ए उल्टा आ रहा होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, उससे टी की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। आप विद साइन ए की वैल्यू डाल दो, यू विल गेट सेम टी। तो कभी इस चीज में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। हालांकि हम ऐसा समझ के अगर करते तो ये जो आता वो mg साइन 60 डिग्री आता और ये आता mg साइन 30। एक तो इसका मास भी बड़ा है, इसका एंगल बड़ा है, तो साइन थीटा भी बड़ा है, तो ये ज्यादा ही आएगा। बट फिर भी अगर कभी उल्टा हो जाए तो भी परेशान नहीं होना है। इसमें अगर मैं FBD बना के अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लिखता तो 4g का साइन थीटा, देखो इधर जो फोर्स लग रहा है वो mg साइन थीटा का फोर्स लग रहा है, तो इसको मैं लिख लेता हूं 4g साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री विच इज √3/2। ये खींचने वाला फोर्स है। इधर जो खींचने वाला फोर्स है वो लग रहा है 1 इंटू जी की वैल्यू मैं अभी जी रहने देता हूं, और साइन 30 इज हाफ। इतना फोर्स इधर लग रहा है। तो अगर मैं फोर्स की इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा इसके लिए, 4g √3/2 माइनस टी इक्वल्स टू 4a। इसके लिए क्या लिखें एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, t माइनस 1g यानी g/2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 1 इंटू a। अब अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो t कट जाएगा, आपको जो इक्वेशन मिली वो मिली 4g √3/2 माइनस g/2 इक्वल्स टू 5a। अब आप चाहते थे कि a मैं ना निकालूं तो नीचे वाली इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको टेंशन मिल जाएगा डायरेक्ट। और आप a निकालना चाहते हो तो हम यहाँ से a भी निकाल सकते थे। तो आप इस वाले इक्वेशन में अगर 4 मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों को डिफरेंस ले लो तो 4a कट जाएगा एंड यू विल गेट t। ऐसा भी कर सकते हो, इस इक्वेशन से सॉल्व करके a निकाला, a को इन इक्वेशंस में डाला और t की वैल्यू निकाल ली। तो आप यहां से आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मैं जो बता रहा हूं कि a निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, टेंशन निकालना है, तो मैं सेकेंड वाले इक्वेशन में अगर 4 मल्टीप्लाई कर देता तो 4t माइनस 4g/2 यानी 2g कर देते हैं इसको, बराबर 4a आ जाता। अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं थर्ड, इस इक्वेशन को नाम सेकेंड और इस इक्वेशन को फर्स्ट। फर्स्ट और थर्ड को देखो, मैं दोनों इक्वेशन में डिफरेंस ले लूं तो 4a कट जाएगा, या आप सीधे इसको इसके बराबर कर दो, t इधर आएगा तो ये 5t हो जाएगा, 2g उधर चला जाएगा तो आपको मिलेगा 5t इक्वल्स टू, ये आ गया 2√3g, तो 2√3 और ये 2g उधर चला जाएगा तो 2 और इधर गया और ये आ गया g। 5 को आप नीचे जाओ और सॉल्व कर लोगे। g की वैल्यू अगर हम 10 रख दें तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सेकंड वाला ऑप्शन बनेगा, 2 यहां से बाहर 2 यहां से बाहर, 4 ब्रैकेट √3 + 1। तो मैंने सॉल्व आपको बड़े आराम से इक्वेशन लिख के बताया है, आप इसको बहुत इजीली भी कर सकते थे। आप नेट ड्राइविंग फोर्स देखो, 4g √3/2 यानी 2g √3 है और ये g/2 है। नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास विल गिव यू एक्सेलरेशन। एक बार एक्सेलरेशन आ जाएगा तो आपको फोर्स की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, कोई भी एक लगा सकते हो और वहां से t की वैल्यू निकाल लो। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन का, आई थिंक आपसे बन गया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या अगला क्वेश्चन है, ये मॉडर्न फिजिक्स का है और ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आपने बहुत बार किया होगा कि जो g बन रहा है उसका मुझे क्या बताना है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर नहीं पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, यानी ये बदल गया तो ये क्या हो गया ये हमें बताना था। कैसे करें, एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार एक बीटा माइनस भी निकला, एक बीटा प्लस निकला, तो ये नलीफाई हो गया होगा, इसको हम हटा देते हैं। अल्फा जब निकलता है तो इसका जो मास 2 से डिक्रीज कर गया होगा तो ये 84 हो गया होगा। फिर बीटा माइनस अगर निकलता है तो ये 1 बढ़ जाएगा, 85 हम कर सकते हैं, ऐसे करके भी पहुंच सकते हो। फिर अल्फा निकल गया तो फिर 2 कम कर देते हैं, ये 83 आ जाएगा। फिर बीटा प्लस निकला, अगर एक बीटा प्लस निकला तो एक इसका कम हो गया, ये हो गया 82। फिर उसके बाद एक बीटा प्लस और निकल गया तो ये हो गया 81, गामा से कोई चेंज नहीं आया तो ये आ गया 81। तो आप 81 यहाँ किस ऑप्शन में दिया है, सेकेंड वाला, ऐसे भी कर सकते हो, एक एक बढ़ते चले जाओ। या जो मैं आपको बता रहा था कि एक बीटा माइनस एक बीटा प्लस कट गया तो कुल मिला के 2 अल्फा निकले तो 4 कम हुआ,
एक बीटा प्लस निकल गया तो एक और कम हो गया, तो टोटल 5 कम हो गए। तो 5 अगर चार्ज नंबर कम हुआ 86 में तो भी आप डायरेक्टली 81 तक पहुंच जाते। बहुत आसान सा क्वेश्चन मॉडर्न का। आई थिंक ये इतने इजी प्रॉब्लम्स हैं सारे कि मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहूंगा कि ये मॉडरेट है या डिफिकल्ट है, सारे आसान है। चलो आते हैं अगला सवाल। एक सर्कुलर लूप है, रेडियस है 10/√π सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। तो जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं ऐसा एक लूप ड्रॉ करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर है, एरिया के डायरेक्शन में आप ले सकते हो। आपसे पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है इट्स वैल्यू डिक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम फ्रॉम 0.5 to 0 in 0.5 सेकेंड्स। ये लीनियर डिक्रीज है। लीनियर का मतलब है dB/dt कांस्टेंट है, और dB/dt आप निकाल सकते हो डेल्टा B/Δt से भी। तो डिफरेंस कितना हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में 0.5, टाइम इंटरवल 0.5। तो जो dB/dt है, सिंस ये लीनियर वेरिएशन है तो dB/dt कांस्टेंट होगा और वो डेल्टा B/Δt के बराबर होगा। कहीं भी आपको दो पॉइंट्स के बीच मिल जाए, मैं 0 से 0.5 का अगर डिफरेंस देखूं इन 0.5 सेकेंड्स तो वो मुझे 1 मिल रहा है। तो मुझे dB/dt की वैल्यू पता है, एक लाइन से कि लीनियरली डिक्रीज कर रहा है और B1, B2, T1, T2 की वैल्यूज गिवन है। तो dB/dt आ गया। आपसे पूछा क्या है कि इंड्यूस्ड EMF बताइए लूप में क्या है। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग d∅/dt इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज d∅/dt का मैग्नीट्यूड। अब d∅/dt तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज b इंटू एरिया, a को बाहर कर देते हैं, ये आ जाएगा dB/dt। एरिया कैसे निकालेंगे सर्कुलर कॉइल का, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू तुमको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, पूरा इसका ध्यान रखा गया है, उन्होंने ऑप्शन भी ऐसे ही बनाया है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 10² और ये सेंटीमीटर में है तो मीटर स्क्वायर के लिए 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई कर देता हूं। और dB/dt की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, वो है 1। पाई से पाई कट गया, 10⁻⁻² करेक्ट ऑप्शन है। किसी ऑप्शन में जिसमें 10⁻⁻² दिख रहा है यानी 0.01, वो हम ऑप्शन चूज करते। कैसा सवाल था, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें हम इंड्यूस्ड EMF निकालते हैं। d∅/dt एरिया कांस्टेंट है, बाहर आया। dB/dt ये कुछ बच्चों को हो सकता है मुश्किल लगा हो कि ये कैसे निकालें, उन्होंने किसी और टाइम पे भी पूछ लिया या कुछ भी निकालवाते वो। तो जैसे कुछ लोगों ने बोला था कि सर एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है 0.25 सेकेंड्स में बताओ, तो कुछ लोग परेशान हो गए कि b का पहले फंक्शन बनाएं फिर उसके बाद 0.25 में dB/dt की वैल्यू निकालें। आप ऐसा भी करके टाइम वेस्ट कर सकते हो, बट आई थिंक जो स्मार्ट लोग हैं वो समझ गए होंगे कि dB/dt कहीं से मिले इट इज गोइंग टू बी सेम। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, कैसे करें। Find the ratio of magnetic field at the center and at the axis at a distance r from the center of a current carrying circular loop। ये सर्कुलर लूप है r रेडियस का, आपको एक तो सेंटर पे बताना है और एक r डिस्टेंस दूर बताना है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2r। किसी और डिस्टेंस पे लिखना चाहते हो x पे तो वो हो जाता है μ0n, नंबर ऑफ टर्न्स एक हैं, अगर कुछ हो तो रख देंगे NIR² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। ये है सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। तो b सेंटर की वैल्यू ये है μ0I/2r, b एट x इतना गिवन है। अगर मैं x की वैल्यू r पे ही निकालना चाहता हूं तो x की जगह r रख दूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं दिया है तो आई विल पुट 1। तो b एट r इसी से मैं निकाल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r विल बी μ0I/r² अपॉन 2 टाइम्स, देखो ये है r² प्लस r² यानी 2r²। 2r² का तो पहले आप रूट लोगे फिर क्यूब करोगे, तो r³ तो एक सीधे आ गया नीचे, दूसरा 2 का रूट फिर उसका क्यूब, तो वो 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2√2 में अलग से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 का क्यूब। देखो r² से ये r³ कट जाएगा, एक नीचे r बचेगा, और जो डिफरेंस मुझे दिख रहा है μ0I/2r, उसमें 2√2 का डिफरेंस बच्चों दिख रहा है।
तो बी सेंटर अपॉन बी समथिंग करोगे तो 2√2 ऊपर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें 2√2 आपको दिख रहा हो, और वो ऑप्शन है फोर्थ। ये करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। कैसा प्रॉब्लम था? मेरे लिए बहुत आसान था। मेरे लिए मतलब मेरे हिसाब से आपके लिए, अगर आप सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ही नहीं जानते हो तो ये एग्जाम ही नहीं देना चाहिए। मतलब आपको ये फॉर्मूले बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के तो पता होने चाहिए। जब आपने सर्कुलर कॉइल पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, सबसे पहला फॉर्मूला यही पढ़ा होगा, तो ये भी आपसे बनना चाहिए था। जिनको भूल गया होगा बड़ी शर्म आ रही होगी अब, बट कोई बात नहीं, बाकी लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 250 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड एट द वन एंड ऑफ अ वर्टिकली हैंगिंग रॉड। तो एक रॉड है जो वर्टिकली हैंग कर रहा है, इसका कोई मास वास दिया नहीं है और इसकी लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है? 100 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 6.25। तो इसका एरिया गिवन है, ये है ए, ये है ए। इसका लेंथ गिवन है एल, ये दिया है लेंथ एल 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। इसमें जो फोर्स अप्लाइड है, लोड, वो भी गिवन है 250 न्यूटन। तो ये एफ गिवन है 250 न्यूटन। अब यंग्स मॉडुलस का, इलास्टिसिटी का एक बेसिक प्रॉब्लम, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। कैसे इसको करोगे आप? तो यंग्स, इन्होंने पूछा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, 250 न्यूटन का फोर्स दिया है, रॉड का यंग्स मॉडुलस दिया है, एलोंगेशन बताइए रॉड में कितना होगा, एलोंगेशन इन रॉड। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला, y इक्वल्स टू एफ बाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस। आपसे डेल्टा एल उन्होंने पूछा है, बाकी सारी चीजें आपको निकालनी है। तो डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू एल अपॉन ए वाई। सब कुछ दिया है, वैल्यूज पुट कर दो। एल 1 मीटर है, एफ की वैल्यू 250 है, एरिया मुझे दिख रहा है 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 10 रेज टू द पावर 10। वो जब आप सब्सटीट्यूट करोगे यू विल गेट द करेक्ट आंसर और एलोंगेशन। सॉल्व करने में जो एलोंगेशन की वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी वो मिलेगी 0.04 mm। तो वैल्यूज पुट करना है, एलोंगेशन की वैल्यू निकालनी थी, आप वहां पे वो वैल्यूज डाल दो। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम था, फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करो, आंसर निकालो, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल ग्रेविटेशन का है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस इज 18 न्यूटन। यानी सरफेस पे mg 18 दिया है। सरफेस का मतलब है g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल m। ये मास आपने रखा, ये g की वैल्यू है, ये 18 गिवन था। फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट 3200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये वैल्यू बहुत स्ट्रैटेजिक वैल्यू है। ये रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर्स। तो ये r/2 दिख गया मुझे। सरफेस से इतना, तो सेंटर से r प्लस r/2 डिस्टेंस हो गया, यानी 3r/2 हो गया। अब वेट क्या होगा वो मुझे निकालना है, उसको मैं w मान लेता हूं। g नहीं बदला, m नहीं बदला, ये बदल गया 3r/2 का स्क्वायर, और ये स्मॉल m भी नहीं बदला। तो आप देखो जो डिनोमिनेटर है वो 9/4 टाइम्स हो गया, तो वैल्यू 4/9 टाइम्स हो जाएगी। वैल्यू 4/9 टाइम्स यानी 18 का 4/9 विच इज गोइंग टू बी 8। आप डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो, 8 करेक्ट ऑप्शन आएगा विच इज इन ऑप्शन 4। तो डिवाइड कर दो दोनों को, w/18 एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ग्रेविटेशन का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? SHM का क्वेश्चन। और ये जो कॉम्बिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा है। क्यों? क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम से एक ब्लॉक को आप x इधर लेके जाते हो तो ये धक्का मारेगा क्योंकि ये कंप्रेशन हुआ इसमें, और ये खींचेगा क्योंकि एलोंगेशन हुआ इसमें। तो दोनों स्प्रिंग का जो इफेक्ट है वो kx और kx ऐड हो गया, इसलिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा हो गया कि दो स्प्रिंग आप ऊपर नीचे ऐसे लगा दो ब्लॉक पे। मास जो है वो 2 kg गिवन है, k की वैल्यू है 20 और 20, ये k की वैल्यूज हैं। पैरेलल में k दोनों का ऐड हो जाएगा, 20 + 20 इज गोइंग टू बी 40। तो k पैरेलल या k इक्विवेलेंट ये 40 आ गया। मास गिवन है 2 kg।
आपसे पूछ रहा है कि बताओ टाइम पीरियड सिस्टम का क्या होगा। तो अगर टाइम पीरियड पाई बाई रूट एक्स है तो आपको रूट एक्स की वैल्यू बतानी है। क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला? टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई के की जगह के इक्विवेलेंट डाल देंगे, इट्स वैल्यू इज 40, तो वो आप वहां पे डाल दो। 2 को अंदर लेके जाओगे तो वो 4 हो जाएगा, 40 जो नीचे है वो 10 बचेगा, और मास जो गिवन है वो 2 kg गिवन है, तो वो 2/10 यानी 1/5 दिख रहा है मुझे रूट के अंदर। तो x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए। किस ऑप्शन में ऐसा है? फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फोर्थ जो है वो सही ऑप्शन आ गया। SHM का क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल। चलो फिर अगला जो सवाल है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड पता है, ये जो 2 दिख रहा है ये AC है बच्चों, AC की वैल्यू 2 आ गई। और वेव पल्स से YM यानी मैसेंजर वेव का जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वहां से मुझे AM की वैल्यू 1 दिख रही है एम्पलीट्यूड, तो AM की वैल्यू 1 है, AC की वैल्यू 2 है। जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम निकालते हैं वो होता है AM/AC। किसी को बस इतना पता था तो वो निकाल सकता है हाफ। हाफ मतलब 0.5। करेक्ट ऑप्शन इज 0.3। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब ये कैसा सवाल था? आप ये चैप्टर छोड़ देते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चंस वो पूछते हैं। कम से कम आपको ये पता हो कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये होता है, और किसी तरह से AM/AC मुझे दिख जाता तो मेरे लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। जिन लोगों ने ये छोड़ दिया था वो भी रिग्रेट कर रहे होंगे, ये आपसे बनना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछा है। हर एक बच्चे को पता होगा कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट शो करता है। अब उसमें क्या क्या उन्होंने दिया है वो हम देख लेते हैं, जो ऑप्शंस गलत होंगे उनको हटा देंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे अगर सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ऊपर है वो इंटेंसिटी, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका नंबर बढ़ेगा, सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड चेंज नहीं आएगा, तो ये गलत ऑप्शन है। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट, गलत। तीसरा, पार्टिकल नेचर को शो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को शो करता है, बिल्कुल सही। और फिर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, नॉट द इंटेंसिटी। तो इसलिए ये वाला भी गड़बड़ ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला सही है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, हो सकता है वैसे तो बहुत इजी है ये चैप्टर, ये पार्ट भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, बट अगर मैं स्मार्ट हूं और एग्जैक्टली यही ऑप्शंस दिए हैं तो मुझे पता है फर्स्ट और थर्ड में लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड और थर्ड में से एक ही सही होगा। तो मैं फर्स्ट और थर्ड में टाइम वेस्ट नहीं करता कि मैं ग्राफ बना रहा हूं, देख रहा हूं कि इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब फटाफट इन दो में से ही कोई एक ऑप्शन सही होता, और फिर ये पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो फटाफट थर्ड मारो और आगे बढ़ जाओ। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करवाएगा, तो मैं इसको डिफिकल्ट भी बोल सकता हूं या मॉडरेट बोल सकता हूं। चलो बोल देता हूं, किसी ना किसी क्वेश्चन को तो बोलना ही पड़ेगा। हालांकि ऑप्टिक्स के हिसाब से बहुत आसान सा सवाल है। ऑप्टिक्स में जो हम लेंस में फॉर्मूला लगाते हैं या लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं उसका हम यूज करेंगे, फिर उसके बाद लेंस फॉर्मूला भी लगाएंगे। 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका भी और इसका भी। यह है प्लेनो कॉनकेव और यह है प्लेनो कॉन्वेक्स। जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो है 1/f इक्वल्स टू n, अगर एयर में है तो n/1 कर सकते हो, n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज फॉर द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। अब ये जो प्लेनो कॉनकेव है इसका ये r इनफाइनाइट है, और ये वाला जो r है ये पॉजिटिव r है। तो फर्स्ट फेज जो है उसमें मैं 1/इनफाइनाइट रखूंगा तो 0, तो मैं 1/f1 निकाल रहा हूं। f1 इसका फोकल लेंथ है, विद साइन रख लेंगे, और ये आ जाएगा f2। तो 1/f1 इक्वल्स टू n-1। n की वैल्यू क्या गिवन है? 1.75। -1 करोगे तो 0.75। 0.75 है बच्चों 3/4,
1 बाई आर इज 1 बाई इंफिनिटी 0, -1 बाई आर बचा, और आर की वैल्यू गिवन है 30। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा F1 इक्वल्स टू -40। तो F1 की वैल्यू आ गई -40, माइनस मतलब दिस इज अ कॉनकेव लेंस। F2 की वैल्यू निकालते हैं। F2 में सब कुछ सेम होगा, 3/4 आएगा, 1 बाई इनफाइनाइट आएगा, लेकिन ये R -30 आएगा, एक माइनस साइन और बीच में है तो ये प्लस बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली F2 प्लस 40 सेंटीमीटर ले लेता हूं। आई थिंक समझ आ गया होगा, सब कुछ सेम है, ये माइनस साइन हट जाएगा बस, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो इधर आ गया, तो वो +40 हो गया। अब एक बार F2 की वैल्यू +40 पता है, F1 की वैल्यू -40 पता है, तो अब हम तैयार हैं लेंस फॉर्मूला लगाने के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो आपने पढ़ा है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर पीछे, इससे रेज निकलती हैं, लेंस को क्रॉस करके कहाँ मिलेंगी वो मैं देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला मैंने इसमें लगाया, 1/v -1/u, u की वैल्यू -20 है, इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू -40 है। ये +1/20 हो गया, उधर जाएगा तो -1/20 हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू इज गोइंग टू बी माइनस, और 1/40 प्लस 1/20 इज गोइंग टू बी 3/40। तो उल्टा करोगे तो 40/3 आ जाएगा। 1/v इक्वल्स टू 1/40, ये भी माइनस है, और -1/20, 2 पर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा, नीचे 40 बचेगा, तो v की वैल्यू आ रही है -40/3। तो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा है, फोकल लेंथ उसका -40 है, 1/v -1/u होता है, u को हम विद साइन रखेंगे, ये प्लस था लेकिन उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, v की वैल्यू आई -40/3। माइनस का मतलब इधर ही बना, तो 40/3 में अगर हम 40 और ऐड कर दें, 40/3 की वैल्यू देखो कितना आएगा, 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग इज लेस देन 20, यहां कहीं इमेज बनी, इसको मैं बोल देता हूं I1। ये I1 इस वाले लेंस से कितना दूर है, 40 प्लस ये साइन एडजस्ट करके मैं लिखूंगा 40/3। तो उस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदल गया, तो जो U2 आएगा यानी सेकेंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो आएगा 40 प्लस 40/3, 40 प्लस 40/3, 40 into 3 is 120, 120 plus 40 is 160, 160/3 आया, ये हमारा U2, 160/3। अब इसमें जब आप लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो U2 विद साइन रखेंगे, इसके लिए भी U2 नेगेटिव साइड में, तो U2 अगर विद साइन आप रख दोगे, तो डिस्टेंस हमने निकाला है, U2 को विद साइन अगर हम रखें इसके लिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/v फाइनल -1/u, u नेगेटिव रखोगे, एक माइनस साइन और है, तो u की वैल्यू आ गई 160/3, 3 को हम ऊपर लिख देते हैं, इक्वल्स टू 1/f, 1/f प्लस 40 है, तो ये आ गया 1/40। अब आप बच्चों उसको उधर ले जाओ, 1/40 माइनस 3/160 है, मैं 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 160 बन जाएगा, और ये 3 माइनस चला जाएगा तो 4 - 3 इज गोइंग टू बी 1, नीचे 160 मिलेगा, तो v की वैल्यू इज गोइंग टू बी 160, और वो v यहां से है 160 पे, तो कॉन्वेक्स लेंस से जो डिस्टेंस है वो 160 पे आएगा। आप सॉल्व करोगे यू विल गेट v फाइनल एज 160। तो 160 किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से प्लस 160 मतलब इधर कहीं ये बनेगा, इसको मैं नाम दे देता हूं I2। तो करेक्ट ऑप्शन इज इन ऑप्शन 4, फोर्थ वाला सही है 160। कैलकुलेशन थी, आपको टाइम लगा होगा, कुछ लोगों का बड़ा फेवरेट चैप्टर होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो उन्होंने और ज्यादा टाइम दिया होगा, बट ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसमें टाइम आपको लगेगा, जल्दबाजी में गलती मत करना, कभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आए थोड़ा टाइम 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, पर ऐसा नहीं हो कि 5 मिनट मेहनत करके सब बर्बाद कर दो। तो टेक योर टाइम, आराम से कैलकुलेट करो और सॉल्व करो। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 18th क्वेश्चन जो है वो क्या है, 2 लॉन्ग करंट कैरिंग वायर हैं प्लेस्ड पैरेलल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। इफ I करंट इज फ्लोइंग इन ईच वायर, तो करंट पहले I है, द फोर्स एक्टिंग ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ वायर इज F0। तो 10 सेंटीमीटर लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है वो F0 लग रहा है।
इफ द करंट इन बोथ द वायर इज डबल्ड, अब करंट को उन्होंने डबल कर दिया और डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, तो अब जो नया फोर्स आएगा 10 सेंटीमीटर पे वो क्या होगा हमें बताना है। ये प्रॉब्लम जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हो तो बड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, स्कूल में भी पूछते हैं। म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं लेंथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। अब इसमें आपको कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। आप समझो उन्होंने क्या किया, दोनों करंट को डबल किया तो 2 इंटू 2 4 तो यहां हो गया, फिर डी को हाफ कर दिया तो ये 2 और ऊपर गया, तो 2 इंटू 2 4 और एक 2 और आया यानी 8। तो जो नया फोर्स आएगा वो एफ नॉट की जगह 8 टाइम्स एफ नॉट हो जाएगा। है कोई ऑप्शन जिसमें 8 मल्टीप्लाइड हो एफ नॉट में? बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया है। आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है, वैल्यूज कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप थोड़ा टाइम सेव करके इस प्रॉब्लम को कर लेते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन का प्रॉब्लम है, जिसमें हमने प्लस क्यू माइनस क्यू को आर नॉट पे छोड़ा, तो देयर इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक दूसरे के पास भागेंगे। थोड़ी देर बाद ये जो डिस्टेंस है ये बोल रहे हैं कि हाफ हो गया, यानी आर नॉट बाई 2 हो गया। ये दोनों क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि मूव करने से इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो इस मोमेंट पे आपसे उन्होंने पूछा है कि व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम का है वो इतना है। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का वही होगा जो पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान होगा। तो U का लॉस काइनेटिक एनर्जी का गेन है, तो काइनेटिक एनर्जी का गेन उन्होंने पूछा है, मैं U का लॉस निकाल के अपना आंसर बता सकता हूं। अब U का लॉस कैसे निकालोगे? जब ये R डिस्टेंस पे थे तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी यानी U इनिशियल वाज K, Q1 Q2 विद साइन रखोगे तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर नॉट। बाद में U फाइनल जब R हाफ हो गया तो माइनस 2 टाइम्स K Q स्क्वायर बाई आर नॉट, ये आ गया U फाइनल। तो कितना डिक्रीज हुआ? देखो ये वैल्यू आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन माइनस साइन आते ही ना ये कम हो गया, छोटा हो गया। तो मैं डिक्रीज के लिए इसमें इसको माइनस करूंगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल करोगे यानी -1 माइनस ऑफ -2 करोगे तो यूल गेट +1। तो जो लॉस आया डेल्टा U वो मिल जाएगा आपको K Q स्क्वायर बाई आर नॉट। K की वैल्यू रख दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैं K की वैल्यू रख देता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, N और नॉट है, N की वैल्यू पूछा है। मुझे तो आर नॉट में 1 मल्टीप्लाइड दिख गया, आई होप आपको भी दिख गया होगा, और बहुत जल्दी आपने N की वैल्यू 1 ढूंढी होगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। 1 करेक्ट आंसर है जो थर्ड ऑप्शन में, इसलिए थर्ड हमारा सही जवाब है। ये क्वेश्चन में कैसा रेट करूं मैं इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना पड़ा, एक एनर्जी कंजर्वेशन की बात मैकेनिकल एनर्जी की यूज करनी पड़ी, फिर कैलकुलेशन सब सही से रखना पड़ा, सिली मिस्टेक नहीं कर दें। तो जो लोग इन चीज़ों से घबराते हैं उनके लिए हो सकता है ये क्वेश्चन मुश्किल हो, और जिन लोगों को इनमें मजा आता है एनर्जी कंजर्वेशन में, बहुत बार यूज करते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज करते हैं, उनके लिए तो ये पका पकाया क्वेश्चन था। आपने फटाफट सॉल्व किया होगा और अपने आंसर को मार्क किया होगा। आगे चलते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल। एक एलिवेटर है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है ऊपर, तो जो ब्लॉक थ्रेड से बंधा है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो टेंशन जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है डेफिनेटली, क्योंकि एफबीडी में 2 ही फोर्स लग रहे होंगे, एक टेंशन लग रहा होगा, एक वेट लग रहा होगा। लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब 0 एक्सेलरेशन, T शुड बैलेंस वेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। दूसरा क्या है? फोर्स बाय द एलिवेटर फ्लोर ऑन अ मैन इज मोर देन हिज वेट व्हाइल एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो बोल रहा है कि जब डाउनवर्ड एक्सेलरेट करते हैं तो एलिवेटर पे अगर एक आदमी खड़ा है, जिसको मैं बॉक्स ही बना देता हूं, तो उस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और एक वेट लग रहा होगा, और ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। नीचे एक्सेलरेशन मतलब नीचे ज्यादा फोर्स हो, तभी तो नेट फोर्स नीचे आएगा। इसका मतलब नॉर्मल W से कम हो,
अदरवाइज ए नीचे नहीं आ सकता ना। ए नीचे आने का मतलब नेट फोर्स नीचे है, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, तो W बड़ा N छोटा। क्या बोल रहे हैं ये? फोर्स बाई एलिवेटर ऑन अ मैन इज मोर देन हिज वेट। उनका कहना है कि ये बड़ा है, ये बड़ा होता तो ये ऊपर एक्सेलरेट करता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, थर्ड है सही जवाब। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जो बी वेक्टर है यानी मैग्नेटिक फील्ड का मुझे डायरेक्शन बताना है, तो वो ई और के टर्म्स में बताना है। और हालांकि उन्होंने डायरेक्शन पूछा तो ओमेगा वगैरह की जरूरत नहीं थी, वैल्यू भी पूछते कि यार मैग्नीट्यूड भी सही बैठ जाए तो हम कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो वी का डायरेक्शन होता है। ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो वी का डायरेक्शन होता है। और आप ऐसा उल्टा भी चल सकते हो, इस लूप में ना आप ऐसे घूम सकते हो। तो क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मुझे बी का डायरेक्शन बताना है। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो के डायरेक्शन से हम देखते हैं, और वी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओमेगा बाई के बराबर होता है। तो आप ये देख लो कि बी का डायरेक्शन वी क्रॉस ई का डायरेक्शन है, यानी के क्रॉस ई का डायरेक्शन होना चाहिए। के क्रॉस ई का डायरेक्शन आपको दो जगह मिलेगा, इसमें और इसमें, तो ये दोनों वैसे ही गड़बड़ हो गए। इनमें से भी कौन सा करेक्ट ऑप्शन अगर मैं चूज करूं, तो मैं मैग्नीट्यूड देख लेता हूं कि बी जो होता है वो ई बाई सी होना चाहिए। ई बाई सी यही ऑप्शन होगा, क्योंकि ओमेगा बाई के जो बनेगा वो वी का डायमेंशन आता है। तो ई बाई सी मैग्नीट्यूड में ये एडजस्ट होगा, डायरेक्शन दोनों का सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी थर्ड वन। तो बहुत आसान सा सवाल, ईएम वेव में क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये उन्होंने पूछा है। अगला सवाल देखो, एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है, सर्कुलर होल है उसमें, डायमीटर d। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द प्लेट इज अल्फा, फाइंड द चेंज इन डायमीटर ऑफ होल इफ द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। जरा समझते हैं, एक प्लेट बनाया, इस प्लेट में एक होल है जिसका डायमीटर अभी d है, और जब इसको गर्म करेंगे तो होल का डायमीटर क्या हो जाएगा ये मुझे बताना है। तो आप ये समझो कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नियरली हर एक मटेरियल का एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन ऐसा होता है कि हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर मैं इन दो पॉइंट के बीच का नया डिस्टेंस निकालना चाहूं कि नया डायमीटर क्या होगा, तो उसको मैं d डैश ले लेता हूं, और वो बराबर होगा d1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पे अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो मुझे चेंज बताना है, तो d डैश माइनस d इक्वल्स टू d अल्फा डेल्टा टी, यह है चेंज, d डैश माइनस d। तो d अल्फा डेल्टा टी जो है वो सेकेंड वाले ऑप्शन का है करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 2 यानी d अल्फा डेल्टा टी सही आंसर हो गया। अब इसमें आप गलती ये मत कर देना कि वो डबल का लगा दो, क्योंकि डबल लगेगा नहीं, सीधे डायमीटर के टर्म्स में ही आ गया। अगला सवाल क्या है, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम -73 टू 527, केटीजी का सवाल है। आपसे पूछा है कि वेलोसिटी बिकम्स डबल, आरएमएस वेलोसिटी डबल हो जाएगी, क्या ये सही है या गलत है? -73 को अगर कन्वर्ट करोगे 273 ऐड करके, तो ये 200 केल्विन हो जाएगा, और इसमें 273 अगर ऐड करोगे तो इट विल बिकम 800 केल्विन। तो टेम्परेचर बच्चों 4 टाइम्स हो गया। अगर आपको VRMS का फॉर्मूला याद है तो वो होता है √3 RT/m। तो √T के प्रोपोर्शनल है RMS स्पीड। टेम्परेचर जो है वो 200 से 800 हो गया, यानी 4 टाइम्स हो गया। 4 टाइम्स का अगर रूट लेते तो 4 का रूट 2 होता, यानी टेम्परेचर 4 टाइम्स होने से वेलोसिटी विल बिकम 2 टाइम्स। क्या ऐसा बोल रहे हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस देन इट्स RMS वेलोसिटी बिकम्स डबल। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ अ गैस, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। P इंटू वी एनर्जी नहीं होता है, तो ये बड़ा आसान हो गया आपके लिए। फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है और सेकंड वाला गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड वन इज फॉल्स, करेक्ट ऑप्शन इज 3। तो बहुत आसान है, 3/2 PV को PV लिख रहा है, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन था बच्चों।
हमने 24 क्वेश्चंस जो है वो आज डिस्कस किया है। आई रिपीट, जो बच्चे ये देखें और नेक्स्ट स्लॉट में आप पेपर देने जाओ तो ये बात अब अपने दिमाग में बैठा लो कि अभी बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले, बहुत बेसिक जो हर चैप्टर में होता है वो कुछ छोड़ के मत जाओ, ताकि जो भी आए वो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, आपसे बन जाएगा। बहुत मुश्किल सवाल, बहुत हैवी हैवी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फील कॉन्फिडेंट और पेपर में जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं सबका पेपर अच्छा जाएगा। आप थोड़ा हिम्मत रखना, हौसला रखना और कोई चीज़ छोड़ना मत। सारी छोटी छोटी चीज़ें कवर करके जाना। दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच।